Hello students, yesterday we have discussed about the phase gastrulation in which we converted a bilayered blastula stage into the trilayered stage, that is the gastrula। यानी ट्राइलेयर्ड के अंदर 3 जर्मिनल लेयर अपन ने बनाई थी और वो जर्म लेयर कौन सी थी? एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम। ठीक है, बट नाउ द टाइम वी हैव टू नो हाउ दीज पर्टिकुलर लेयर्स आर ओरिजिनेटिंग, हाउ दीज लेयर्स आर फॉर्मिंग। ये जो जर्म लेयर्स हैं ये बन कैसे रही हैं? तो इन जर्म लेयर्स के बनने के पीछे सम स्पेसिफिक मूवमेंट होते हैं और उन मूवमेंट्स को अपन बोलते हैं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट which are required या which are happening for the happening of gastrulation। ठीक है, and then we will discuss about the extra embryonic membranes and then we will discuss about the placenta। ठीक है, तो फर्स्ट जो ले रहे हैं अपन वो ले रहे हैं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट and these movements happening during the gastrula। गैस्ट्रुला फेज के अंदर हो रहे हैं ये, ठीक है ना। और क्या है ये मूवमेंट? तो अपन ये कह सकते हैं जो जर्म लेयर्स हैं कौन कौन सी? एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम, जो बन रही हैं उनके बनने के पीछे रीजन क्या है? जर्म लेयर्स आर फॉर्म्ड किसके कारण? ड्यू टू या बाय द करेक्टरिस्टिक मूवमेंट ऑफ सम सेल्स एट सरफेस ऑफ एम्ब्रियोनल नोब कहाँ के लिए? टू देयर न्यू लोकेशन। ठीक है, उसको अपन क्या कह रहे हैं और वो मूवमेंट्स क्या कहला रहे हैं? मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। सच टाइप ऑफ द स्पेसिफिक मूवमेंट इन विच एम्ब्रियोनल नोब की जो सेल्स हैं वो अपनी सरफेस के ऊपर नई लोकेशंस के लिए अरेंज हो रही हैं, नई लोकेशन के लिए क्या हो रही हैं? ट्रांसफर हो रही हैं, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है उनका, या उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट जिनके अपन डिस्कस करेंगे वो देखने को मिल रहे हैं। क्या एस्टेब्लिश करने के लिए? 3 जर्म लेयर को एस्टेब्लिश करने के लिए उन मूवमेंट्स को अपन क्या कहते हैं? मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। और इन मूवमेंट्स में स्पेशली होता क्या है? चेंज इन शेप ऑफ सेल्स। सेल्स की जो शेप है उसके अंदर क्या होगा? चेंज होगा। दूसरा जो होगा वो क्या होगा? चेंज इन देयर लोकेशन। और दूसरा उनकी लोकेशन जो है, सेल्स अपनी लोकेशन को क्या करेंगी? चेंज करेंगी, यानी कि उनका अडेंशन पैटर्न जो है वो चेंज होगा। अडेंशन पैटर्न चेंज होने का मतलब क्या है? जैसे ए के साथ चिपकी हुई थी कौन सी सेल? बी। अब ये ए बी सेल जो है वो सी के साथ क्या हो जाती है? ट्रांसफर हो जाती है, वहां पे अपने लोकेशन को चेंज कर लेती है। तो फिर इसको अपन क्या कहेंगे? जो अडेंशन पैटर्न था उसमें क्या आया है? चेंज आया है। इज दिस क्लियर? तो ये मूवमेंट हुए थे कल, जिनके कारण ही अपने को क्या देखने को मिला था? 3 जर्म लेयर्स देखने को मिली थी। ठीक है, तो अपन ही बात करते हैं कि मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट जो है वो होते कितने प्रकार के हैं। क्या ये तो अपन ने अभी डिस्कस किया। दूसरा, अब ये होते कितने प्रकार के हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेटा, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स जो हैं उनको अपन 2 कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई करते हैं। एक कहलाते हैं एपिबोली और दूसरे कहलाते हैं एम्बोली। ठीक है, एपिबोली और एम्बोली, दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ द मूवमेंट। कौन सी सेल्स कर रही हैं? वो एम्ब्रियोनल नोब की सेल्स जिन्होंने 2 लेयर बनाई थी, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। ठीक है ना, एम्ब्रियोनल डिस्क जो बनाई थी, और उसी से फिर अपने को 3 लेयर स्ट्रक्चर मिली थी लास्ट में गेस्ट्रुला में, आपको याद होगा। तो वो
दो प्रकार के मूवमेंट वहां पे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है ना। इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स कल अपन बात कर चुके थे कि इन्वेजिनेशन की प्रोसेस होती है और डीलेमिनेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो देखिए एपिबोली और इम्बोली ये दो प्रकार के मूवमेंट हैं। ये एपिबोली मूवमेंट जो है उस वो किसे कहेंगे अपन, तो देखिए एपिबोली के अंदर क्या होगा, सीट ऑफ सेल, सेल्स की जो सीट है, ठीक है ना, वो स्प्रेड हो जाएगी। सीट ऑफ सेल्स स्प्रेड्स बाय थिनिंग, and due to that what will happen, surface area will increase, surface area है वो increase हो जाएगा। कैसे, देखिए ये सेल्स की एक लेयर है जिसको आप मान लेते हैं कि एपिब्लास्ट है, ठीक है। अब इसकी थिनिंग होगी, तो देखिए पहले एरिया ये है, थिनिंग होने का मतलब पतला होना। हाउ मच सेल्स, 5 सेल्स, बट नाउ द टाइम देखिए इनकी चौड़ाई क्या हुई है, कम हुई है। तो ये क्या है, ये सरफेस एरिया में चेंज आया या नहीं आया। तो इस प्रकार का मूवमेंट जिसमें स्प्रेडिंग होती हो, थिनिंग होती हो, उस प्रकार के मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट को अपन क्या बोलते हैं, वी विल कॉल दैट एपिबोली। क्या कहेंगे, एपिबोली। अब एपिबोली जो है उसके भी अपन ये कह सकते हैं डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स देखने को मिल सकते हैं, जिनको अलग टाइप के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। जैसे कि इंटरकैलेशन एक टाइप है जो अपन ले रहे हैं, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट में ही एपिबोली के बाद अपन उसको डिस्कस कर रहे हैं। इंटरकैलेशन क्या है, इंटरकैलेशन देखिए सेल्स की अपन मान लेते हैं कि दो पर्टिकुलर लेयर हैं, एक लेयर और ये दूसरी लेयर, ठीक है। इंटरकैलेट करेंगी। ये इंटरकैलेट करने का मतलब क्या है, डायग्रामेटिकली आप इसको यूं देखिए, this one is black one, this one is red one, black, ठीक है ना, black red black again red, black again red। तो क्या हो रहा देखिए, ये आपस में क्या कर रही हैं, इंटरकैलेट कर रही हैं। फाइनली क्या रूप ले लेंगी, ये एक नई लेयर बन गई है। ये बीच में जो सेल्स आ गई, ये कौन सी आ गई, दीज आर रेड सेल्स, ठीक है, इंटरकैलेट होना। तो ये जो प्रोसेस है इंटरकैलेशन, एक ये मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट का टाइप है। इज दिस क्लियर। नेक्स्ट एक देखने को मिलेगा अपने को एपिबोली में ही, उसको अपन बोलते हैं कन्वर्जेंट एक्सटेंशन, कन्वर्जेंट एक्सटेंशन। कन्वर्जेंट एक्सटेंशन टाइप का जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट है, उस मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट के अंदर मोर देन वन लेयर यानी कि एक से अधिक लेयर जो है वो क्या करेंगी, इंटरकैलेट होंगी।
ठीक है, एक से अधिक लेयर जो है वो इंटरकेलेट होंगी। इस तरीके से, यानी कि ये सेल सुपर शिफ्ट हो जाएंगी, ऊपर वाली नीचे शिफ्ट हो जाएंगी, आपस में क्रॉस कर जाएंगी, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट एक्सटेंशन। यानी कि अपन ये कह सकते हैं मल्टीपल इंटरकेलेशन जो है उसी का मतलब क्या है, कन्वर्जेंट एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये तो पहले प्रकार का मूवमेंट हुआ जिसको अपन ने क्या कहा, एपिबोली। दूसरे जो मूवमेंट यहाँ पे अपने को देखने को मिलेंगे वो है एम्बोली। और एम्बोली के अंदर क्या होगा, इन्वेजिनेशन, एवेजिनेशन, इनग्रेशन, इन्वोल्यूशन। ठीक है ना, ये जो घटनाएं होती हैं वो कौन से प्रकार के मूवमेंट में होंगी, एम्बोली में। जैसे एम्बोली का पहला टाइप है इनवेजिनेशन। कल अपन ने प्रिमिटिव स्ट्रीक फॉर्मेशन के दौरान इसके बारे में डिस्कस किया था। तो इन्वेजिनेशन क्या है, अपन ये कह सकते हैं कि जो एपिथेलियल सीट है यानी कि एपिब्लास्ट की सीट है वो बेंड हो जाती है किधर, इनवर्ड, अंदर की ओर। बेंडिंग ऑफ एपिब्लास्ट किधर, इनवर्ड, इनवर्ड बेंडिंग है, अंदर की ओर। जैसे दिस इज द एपिब्लास्ट, ठीक है, इसकी क्या हो रही है, बेंडिंग हो रही है। और बेंडिंग से ये नई सीट बनती जाएगी। मोस्टली जो एम्फियोक्सस है, अगर अपन बात करें या एम्फीबियंस की बात करें तो उनके अंदर जो ब्लास्टोपोर है उसकी जो फॉर्मेशन होती है वो इन्वेजिनेशन के कारण ही होती है। तो इन्वेजिनेशन के कारण अंदर की ओर एक उभार बन रहा है और वो एक नई लेयर के रूप में क्या होगा, एंडोड्रम के रूप में क्या होती जाएगी, डेवलप होती जाएगी। ठीक है, या ये सेल्स अलग होकर के क्या करेंगी, डिलेमिनेट हो जाएंगी। तो इन्वेजिनेशन का मतलब क्या है, इंटरनल या इनर साइड की ओर या इनवर्ड क्या होना, उस एपिब्लास्ट का क्या होना, बेंड होना, क्या कहलाएगा, इन्वेजिनेशन। और अगर बाहर की ओर हो तो उसको अपन बोल देंगे बेटा इवेजिनेशन। दिस आउटवर्ड हो अगर ये बेंडिंग तो इसको अपन क्या बोल देंगे, इवेजिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट है एम्बोली में ही आता है, दैट इज इनग्रेशन। इनग्रेशन इनग्रेशन के अंदर क्या होगा, सेल्स जो हैं एपिथेलियल सीट को छोड़ेंगी फ्री मिजेनकाइमल सेल्स के रूप में। तो अपन इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं, सेल्स लिव एपिथेलियल सीट in the form of free mesenchymal cells। फ्री mesenchymal cells के रूप में क्या करेंगे, उनको फ्री करेंगी। ठीक है, तो जैसे ये एपिब्लास्ट या एपिथेलियल सेल्स की लेयर है। ठीक है, इसमें कुछ सेल साइज में बड़ी होंगी ये सेल साइज में बड़ी हो रही है और ये फ्री हो जाएंगी अब यहाँ से, यानी कि अलग हो जाएंगी।
एक लेयर तो ऊपर जो बची हुई सेल्स हैं उनकी रह जाएगी, ठीक है, और दूसरी जो ये नई सेल्स बनी हैं जो फ्री हो जाएंगी यहाँ से। ये जो प्रोसेस है इसको अपन क्या बोलते हैं, इंग्रेशन, जिसमें एपिथेलियल जो सीट है उससे सेल्स क्या होती जा रही हैं, फ्री होती जा रही हैं और मेसेनकाइम बनाती जा रही है। तो दिस इज, अगर आपको याद हो तो अपन ने बीच में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में लूजली सेल बताई थी पहले। तो वो लूजली सेल क्यों थी, क्योंकि कुछ कुछ सेल्स जो है वो क्या होती जा रही हैं, अलग होती जा रही हैं एपीब्लास्ट से अलग होकर के, जो नई बन रही है सेल डिवीजन से और अलग होती जा रही है, फ्री सेल होती जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा जो इसमें इंग्रेशन के बाद अगली जो स्टेप इसमें देखने को मिलती है, अगला टाइप जो एम्बोली में देखने को मिलता है, दैट इज इनवॉल्यूशन। इनवॉल्यूशन कहते हैं अपन उसको, इनवॉल्यूशन। तो इनवॉल्यूशन क्या है, जो सीट है वो रोल हो जाती है अंदर की ओर, टिश्यू सीट रोल्स इनवर्ड, अंदर की ओर क्या हो जाएगी, वो रोल हो जाएगी एंड विल गिव राइज न्यू सीट, नई सीट देगी वो, ठीक है ना। इट विल लुक लाइक जस्ट दिस, ऐसे दिखाई देगी ये सेल्स की लेयर है, ये एक ही लेयर थी ये, ठीक है ना, लेकिन ये अंदर की ओर यूं रोल हो गई अब। और ये जो दूसरे कलर में दिखा रहा हूं मैं, इसका मतलब क्या है, इसने ये नई सीट दे दी है अंदर की ओर रोल होकर के। और यही हम देखना चाह रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग लेयर है उससे नेक्स्ट लेयर कैसे बन रही है। तो ये अंदर की ओर इनवर्ड फोल्डिंग हुई और ये लेयर जो है नई लेयर बन गई, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इनवॉल्यूशन, ठीक है। एक है बेटा डीलेमिनेशन, जिसमें नई सीट जो है वो बनेगी सेल डिवीजन से और बन करके फिर क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डीलेमिनेशन, डीलेमिनेशन, ठीक है। डीलेमिनेशन की प्रोसेस में जैसा अपन ने देखा था किसके केस में, याद हो तो आपको, ये नई सेल बन रही हैं, ह्यूमन एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अंदर गैस्ट्रोला के दौरान अपन ये देख रहे थे। ये एपीब्लास्ट है जिसके अंदर प्रिमिटिव स्ट्रीक वाले एरिया से नई सेल्स बनती हैं और आकर के एक नई लेयर बनाती हैं, और ये लेयर इन सेल्स के कारण बनी यहाँ पे, और धीरे धीरे ये ऊपर वाली लेयर से क्या होती जाएगी, सेपरेट होती जाएगी, ठीक ना, सेग्रीगेट होती जाएगी। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर सेल डिवीजन के कारण बनी और फिर वो लेयर पहले वाली लेयर से क्या होगी, सेपरेट हो गई, और वो क्या कहलाई, एंडोड्रम कहलाई, ठीक है। तो इन्वेजिनेशन हुआ पहले तो वहां पे, और इन्वेजिनेशन के बाद नई लेयर जो है वो फैली और फिर वो सेपरेट हो गई, ठीक है ना। तो इन्वेजिनेशन एंड डीलेमिनेशन, और कुछ सेल्स फ्री बनती गई, उन्होंने क्या बनाया, मेसेनकाइमल सेल्स जो थी उन्होंने क्या बनाया, मेसोड्रम, ठीक है ना। तो वो कौन सी घटना थी, इंग्रेशन। तो इन केस ऑफ द ह्यूमन गैस्ट्रोलेशन कौन कौन सी चीजें हो रही हैं, एम्बोली हो रही है, और एम्बोली में भी कौन सी, इन्वेजिनेशन, डीलेमिनेशन, और बीच में जो फ्री सेल्स बन रही थी, ये जो नई सेल्स बन रही थी फ्रीली यहाँ पे एक एक दो दो आकर के अरेंज हो रही थी, वो क्या था, इंग्रेशन, ठीक है। तो ये तीनों
घटनाओं के कारण हमें कल क्या मिला, व्हाट वी गॉट फ्रॉम ब्लास्टुला, क्या मिला अपने को, गैस्ट्रुला, ठीक है ना, जिसमें ब्लास्टुला के अंदर या एम्ब्रियोनल डिस्क के अंदर 2 लेयर थी सेल्स की, एक क्यूबोइडल, ऊपर वाली कॉलुमनर और नीचे वाली क्यूबोइडल, जिसको एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट आपने कहा था, ठीक है। और उनसे अपने को ये 3 लेयर मिली थी, जिनको आपने एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म के रूप में नाम दिया था। इज दिस क्लियर? इसके ऊपर एमनियोटिक कैविटी थी, वो कल अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो ये टॉपिक जो है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन जो स्टार्ट करेंगे वो होगा क्या, दैट इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। दूसरा जो अपना टॉपिक है वो क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स या एम्ब्रियोनिक या फिटल मेम्ब्रेन्स। तो कल अपन ने जब गैस्ट्रुला को कंप्लीट किया था तो आपको याद होगा कि अपन ने गैस्ट्रुला के अंदर लास्ट के अंदर फाइनली 4 प्रकार के एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स दिखाई थी, जिनके क्या नाम थे अगर आपको ध्यान में हो तो। एक था यॉर्क सैक, दूसरा जो था उसका नाम था एमनियोन, तीसरा था एलेंटॉइस, चौथा जो था वो था कोरियोन, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं ये इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स या मैमल्स के केस में, रेप्टाइल्स और एविज के केस में, यानी कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है उन्हीं में क्यों बनती है, ठीक है ना। कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो है वो एक्वेटिक एम्ब्रियो के अंदर चारों ओर नहीं देखने को मिलेंगी आपको, लेकिन ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाती है, ऐसा क्यों। तो सिंपली अपन ये कह सकते हैं कि जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एम्ब्रियो है उसको जो वाटर है वो ही मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा, मॉइस्ट रखेगा, डेजिकेशन नहीं होने देगा, उसको सूखने नहीं देगा, ठीक है। वो ही एक्सचेंज का काम करेगा सब्सटेंस का, यानी कि न्यूट्रिशन का और वेस्ट मटेरियल को हटाने का, यानी कि रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ये काम कर रहा है वहां पे। कि कहां पे, एक्वेटिक एम्ब्रियो के केस में वाटर ही सराउंड कर रहा है किसको, एम्ब्रियो को, ठीक है। बट इन केस ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक द एविज और टेरेस्ट्रियल जो रेप्टाइल्स हैं, और अगर अपन बात करें किसकी, मेमल्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स की, तो वहां पे ये जो चारों एम्ब्रियोनल मेम्ब्रेन्स हैं या फिटल मेम्ब्रेन्स बनती हैं ये काम करेंगी। कौन कौन सा, रेस्पिरेशन से रिलेटेड होंगी, ये मॉइस्चर प्रोवाइड करेंगी क्योंकि आपको याद होगा, यानी कि डेजिकेट नहीं होने देंगी। एमनियोन के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है जिसके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। दे विल प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, वाई, क्योंकि एमनियोन और कोरियोन जो हैं, मोस्टली कोरियोन जो है वो किसके अंदर, प्लेसेंटा के बनने में क्या देगी, योगदान देगी, जिसके थ्रू न्यूट्रिशन मिलेगा। और दूसरा अगर अपन ये कहें कि जो वेस्ट मटेरियल है उसके रिमूवल के अंदर, जैसे एलेंटॉइस जो है इन केस ऑफ एवीज वगैरह के अंदर ये काम कर रही होती है, ठीक है। तो वो काम करने के लिए, ये काम करने के लिए जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर एम्ब्रियो सराउंडेड है किससे, वाटर से, तो वाटर वो कर रहा है, उनको करने के लिए इन केस ऑफ द एवीज
और रेप्टाइल्स और मेमल्स के अंदर ये क्या बनती हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनती हैं। तो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स को अपन एक बार फिर से देखते हैं। कल जो अपन ने गैस्ट्रुला स्टेज डेवलप की थी, या मैं अर्ली एम्ब्रियोनल स्टेज उसको कह दूं, जिसके अंदर ये तीनों जर्म लेयर्स डेवलप हो गई थी और एम्ब्रियो के अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है गैस्ट्रुला के बाद। तो जो फाइनल गैस्ट्रुला बना था या डेवलपिंग गैस्ट्रुला, यानी गैस्ट्रुला के बाद थोड़ा सा जो है वो अपन एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और उस डायग्राम से अपन ये समझ जाएंगे या क्लियर हो जाएंगे कि कैसे कौन सी 4 प्रकार की ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बन रही है और इनके क्या काम है। ठीक है, ये क्रॉनिक विलाई बना रहा हूं मैं, जो ट्रोफोब्लास्ट का ही पार्ट है। ठीक है, क्रॉनिक विलाई वाला पार्ट। और ये क्या जा रही है, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको ध्यान में हो तो कल अपन ने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोड्रम जो थी उसको 2 भागों में डिवाइड किया था, ध्यान में होगा आपको। और ये जो 2 लेयर बनी थी इसकी, बाहर वाली पैराइटल कह दीजिए, अंदर वाली विसरल कह दीजिए। पैराइटल और विसरल याद होगा आपको। या सोमेटोप्लूरिक और स्प्लेंचोप्लूरिक भी अपन इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये कल भी अपन ने डिस्कस किया था तो आपको याद होगा। अब देखिए, ये कौन सी लेयर होगी, स्प्लेंचोप्लूरिक। स्प्लेंचोप्लूरिक के जस्ट अंदर की ओर अगर आपको याद हो तो जो लेयर थी वो कौन सी थी, अरे एमनियोजन सेल्स थी या नहीं थी, एमनियोटिक कैविटी। दिस इज द एमनियोटिक कैविटी। और फिर इससे आगे जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है वो क्या है, दैट इज द एम्ब्रियो। व्हाट इज दैट, दैट इज कॉल्ड द एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये एमनियोटिक कैविटी होगी जिसमें क्या भरा हुआ है, एमनियोटिक फ्लूइड, और इसके अंदर यहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। यानी तीनों जर्म लेयर बन गई थी, उनसे क्या बनना शुरू हो गए थे, अगर अपन कहें तो ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होना शुरू हो गई थी। तो अब देखिए, अगर इस स्ट्रक्चर को अपन देखें तो ये क्या लेयर हो गई बेटा, ट्रोफोब्लास्ट। ये क्या है, क्रॉनिक
कोरियोनिक विलाई, दिस वन इज एम्ब्रियो, ये क्या है, एम्ब्रियो। ठीक है, अब देखिए ये जो लेयर है ये क्या है, मेसोडर्म। इसके अंदर की ओर जो लेयर होगी वो कौन सी होगी, एंडोडर्म। ठीक है, तो अगर अपन देखेंगे चारों प्रकार की जो यॉक्सैक, एमनियोन, एलेंटोइस और कोरियोन, ये किससे डेवलप हुई है। तो अगर अपन बात करें किसकी, यॉक्सैक की, तो ये यॉक्सैक है, दिस वन इज द यॉक्सैक। इज दिस क्लियर। और यॉक्सैक जो है वो किससे बना हुआ, देखिए एक तो मेसोडर्म है इसके अंदर, यस और नोट, और एक इसमें क्या है, एंडोड्रम है। तो मेसोड्रम और एंडोड्रम का बना हुआ है सेकेंडरी यॉक्सैक। अगर आपसे पूछा जाए प्राइमरी यॉक्सैक, तो प्राइमरी यॉक्सैक की जो वॉल होती है वो ट्रोफोब्लास्ट और एंडोड्रम की बनी होती है। किसकी बनी होगी, ट्रोफोब्लास्ट और एंडोड्रम की, क्योंकि तब तक क्या नहीं था, ये मेसोड्रम नहीं थी रेड कलर वाली, तो सीधे ही कौन हो गया, देखिए ट्रोफोब्लास्ट और एंडोड्रम। लेकिन अभी कौन है, मेसोड्रम और एंडोड्रम। तो ये मैं जो सर्किल दिखा रहा हूं ये किसको शो कर रहा है, यॉक्सैक। ये मेसोडर्म कौन सी, पेराइटल या सोमेटोप्लूरिक और ट्रोफोब्लास्ट, इन दोनों से किसकी कौन सी मेम्ब्रेन बन रही है, दिस वन इज कोरियोन। व्हाट इज दिस, कोरियोन। ठीक है, और यहां पे ये वो मेसोड्रम और एंडोड्रम से को किसकी वॉल बन रही है, एलेंटोइस, एलेंटोइस। ठीक है, एंड दिस वन इज, जिसके अंदर कौन है, एमनियोजन सेल्स, एंड दूसरी जो लेयर है वो कौन सी है, एमनियोजन सेल्स के अलावा दूसरी जो लेयर है वो कौन सी है, अरे मेसोडर्म। ठीक है ना, तो ये कौन सी बन गई आपकी, एमनियोन। व्हाट इज दिस, एमनियोन। तो एमनियोन के अंदर क्या है, मेसोडर्म और बाहर की ओर और अंदर की ओर कौन सी, ट्रोफोब्लास्ट सेल से ही पैदा हुई हुई, क्योंकि जो एमनियोजन सेल्स थी वो किससे पैदा हुई थी, याद होगा ना आपको, ट्रोफोब्लास्ट से पैदा हुई थी। तो ट्रोफोब्लास्ट बाय ओरिजिन भी कह सकते हैं इसको, ट्रोफोब्लास्ट और किसकी बनी हुई, मेसोड्रम की। दिस वन इज द पर्टिकुलर डायग्राम विच इज शोइंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो आफ्टर गैस्ट्रुला फेज, जो डेवलपमेंट हुआ है, या गैस्ट्रुला का फाइनल फॉर्म आप इसको कह सकते हैं। और इसमें वो चारों प्रकार की मेम्ब्रेन्स आपको, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं, वो आपको दिखाई दे रही हैं। एक एक करके अपन इनके फंक्शन के बारे में बात करेंगे और इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, शॉर्टली। तो सबसे पहले अपन लेते हैं बेटा यॉक्सैक। तो यॉक्सैक जो है वो कहाँ पे उपस्थित है, अगर यॉक्सैक की अगर अपन बात करें तो बिलो द एम्ब्रियो ये उपस्थित है, एम्ब्रियो के नीचे की ओर। ठीक है, इस यॉक्सैक के अंदर फ्लूइड भरा रहता है, नॉट यॉक इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स। अगर आप बात करेंगे किसकी, एवीज की, रेप्टाइल्स की, तो यहाँ पे यॉक होगा, लेकिन यहाँ पे इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स यहाँ पे फ्लूइड भरा होगा, यॉक नहीं भरा होगा, ये ध्यान में रखना। ह्यूमन बींग्स के केस में ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है या स्ट्रक्चर है, अवशेषी, जो हमें हमारे रेप्टिलियन एंसिस्टर्स से मिला है। ओविपेरस, अंडे देने वाले ओविपेरस रेप्टिलियन एंसिस्टर से अपने अंदर आया है। इसके लिए ध्यान में रखेंगे आप ये बात। ठीक है, प्रारंभ में ये प्राइमरी यॉक्सैक कहलाएगा जब तक मेसोड्रम नहीं बनती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोड्रम की फॉर्मेशन या मेसोड्रम की फॉर्मेशन नहीं होती है, तब तक ये किसका बना होगा, ट्रोफोब्लास्ट और एंडोड्रम का, इसकी वॉल जो होगी, तब तक उसको अपन क्या कहेंगे, प्राइमरी यॉक्सैक। लेकिन अब देखिए बाद में जब गैस्ट्रुला डेवलप हो जाएगा, गैस्ट्रुला अवस्था कंप्लीट हो जाएगी, तो मेसोड्रम और एंडोड्रम की इसकी वॉल बनी होगी, तब इसको अपन क्या बोल देंगे, सेकेंडरी यॉक्सैक। तो प्राइमरी यॉक्सैक की वॉल किसकी बनी होती है, क्वेश्चन है अगर आए आपके सामने, तो आपका आंसर होगा ट्रोफोब्लास्ट और एंडोड्रम। सेकेंडरी यॉक्सैक की किसकी बनी होती है, तब आपका आंसर क्या होगा, दैट इज मेड अप ऑफ मेसोड्रम और एंडोड्रम। इज दिस क्लियर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसका फंक्शन पूछा जाए तो योर आंसर विल बी कि साइट ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन के रूप में ये जाना जाता है। कब तक, छठे वीक तक। साइट ऑफ
blood cell formation till 6th week. You have to be remember, ये आपको ध्यान में रखना, क्योंकि उसके बाद ये काम जो है ब्लड बनाने वाला, ये कौन काम ले लेगा? लीवर ले लेगा, लीवर डेवलप हो जाएगा बाद में, ठीक है। दूसरा है बेटा एमनियोन। एमनियोन जो है वो कहाँ पे? एम्ब्रियो के ऊपर की ओर, और इसकी जो वॉल है वो बनाई है किसने? मेसोडर्म और एमनियोजन सेल या ट्रोफोब्लास्ट सेल्स के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, उस फ्लूइड को अपन क्या कह रहे हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। और उस एमनियोटिक फ्लूइड वाली जो कैविटी है इसको अपन क्या बोल देते हैं? एमनियोटिक कैविटी। ये जो फ्लूइड है और ये कैविटी है, ये एम्ब्रियो की साइज के बढ़ने के साथ क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ये जो एम्ब्रियो है, ठीक है ना, वो सस्पेंडेड रहेगा किसके अंदर? एमनियोटिक कैविटी के अंदर, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। और किसके थ्रू? थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। ये आपको ध्यान में रखना, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू क्या? एम्ब्रियो इज सस्पेंडेड इन एमनियोटिक कैविटी, ठीक है। ये जो एमनियोटिक कैविटी के अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू एम्ब्रियो सस्पेंडेड है, इस अम्बिलिकल कॉर्ड को बनाने का काम कौन करते हैं? स्टॉक यानी कि वृंत, किसके? स्टॉक ऑफ यॉर्क सैक एंड एलेंटोइस। याद रखना, ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो है, जिसको आप नाभि रज्जु भी कहते हैं, ठीक है ना, नाल, तो उसको बनाने का काम जो कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? स्टॉक का मतलब वृंत, स्टॉक्स ऑफ यॉर्क सैक एंड एलेंटोइस। और इसी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू एम्ब्रियो एम्बेडेड है किसके अंदर? एमनियोटिक कैविटी के अंदर, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि प्लेसेंटा के थ्रू जो मेन ब्लड वेसल्स फिटस तक पहुंचती हैं अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, ठीक है ना, और उनको बनाने का काम जो कर रहा है, उस अम्बिलिकल कॉर्ड को बनाने का काम जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? स्टॉक यानी कि वृंत, किसके? यॉर्क सैक के और एलेंटोइस के, ठीक है। अब आपसे नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको कहां से ड्राइव किया जाता है? तो फीटल स्टेज में जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको बनाया जा रहा है या ड्राइव किया जा रहा है कहां से? किडनी से और ब्लैडर से। यू हैव टू बी रिमेंबर दिस। फीटल किडनी जो है उससे उसको बनाया जाएगा और ब्लैडर से उसको बनाया जाएगा। फीटल किडनी एंड फीटल ब्लैडर, these are the structures from where the amniotic fluid is derived. This one important one, ठीक है ना। और इसको प्रत्येक 24 घंटे के बाद में रिप्लेस किया जाता है, किसको? एमनियोटिक फ्लूइड को। दिस इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड इन ईच 24 आवर्स। अब देखिए इसके फंक्शंस पूछे जा सकते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड के फंक्शंस क्या क्या है। तो यू हैव टू बी रिमेंबर, ये कुशन के रूप में काम करता है, ठीक है ना। तो ये सॉक्स जो झटके हैं, माँ जब काम कर रही होती है, ठीक है ना, या कोई दौड़ना हो या कोई प्रेशर हो, तो उस स्थिति में जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके ऊपर झटके जो सॉक्स हैं उनको ऑब्जॉर्ब करने का काम करेगा, कुशन के रूप में काम करेगा, ठीक है। जो मेटरनल ऑर्गन्स हैं या अन्य प्रकार का कोई प्रेशर, ठीक है ना, एम्ब्रियो के ऊपर है, तो उससे उसको बचाने का काम करेगा, यानी कि प्रेशर से बचाने का काम कर रहा है कौन? एमनियोटिक फ्लूइड। डेजिकेशन से यानी कि सूखने से उसको बचा रहा है, मॉइस्ट बनाए हुए है कौन? एमनियोटिक फ्लूइड। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है एमनियोटिक फ्लूइड, किसको? डेवलपिंग एम्ब्रियो को। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इंजरीज जो हैं उनसे प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है। एंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहां पे कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करने का काम, कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करने का काम कौन सी स्ट्रक्चर करती है डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए? तो वो एमनियोटिक फ्लूइड होता है। इज दिस क्लियर? तो ये आपको इसके बारे में फंक्शंस ध्यान में रखने हैं। फिर बेटा एक टर्म आपसे पूछी जा सकती है जिसके बारे में मैंने लास्ट पीरियड में भी बताया था, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस ये पूछा जा सकता है आपसे कि एमनियोसेंटेसिस क्या है। तो सिंपली आप ये ध्यान में रखिए कि ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर फीटल सेल्स पाई जाती है और उन फीटल सेल्स का यूज पैटर्नल टेस्ट करने के लिए और दूसरा कोई भी पर्टिकुलर क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स हैं उनका पता लगाने के लिए सेक्स
चेक करने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, इस एमनियोटिक फ्लूइड का। तो एमनियोटिक फ्लूइड का यूज, ठीक है ना, किसके लिए, पेरेंटल टेस्ट के लिए क्या कहलाता है, एमनियोसेंटेसिस। तो उसमें क्या किया जाता है कि जिस एमनियोटिक कैविटी के अंदर इंजेक्ट कर करके एमनियोटिक फ्लूइड को लिया जाता है और फिर साइटोलॉजिकल स्टडी, साइटोजेनेटिकल स्टडी की जाती है, ये पता करने के लिए कि कोई क्रोमोसोम्स डिफेक्ट तो नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा अगर पता चल जाता है पहले ही, तो हम उसी हिसाब से प्रिपरेशंस कर सकते हैं और एक डिफेक्टेड बेबी जो है वो पैदा होने से बच सकते हैं। या तो ये हो सकता है या फिर उसके हिसाब से क्योर या ट्रीटमेंट चालू किया जा सकता है कि अगर क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स हैं तो। इसका उपयोग सेक्स डिटर्मिनेशन में भी किया जाता है कि मेल सेक्स पैदा हो रहा है या फीमेल सेक्स, लेकिन वो इलीगल है अगर उसका उपयोग केवल इस लिए किया जा रहा हो कि ये किस प्रकार का सेक्स पैदा होने जा रहा है, ठीक है ना। अगर उसका साइंटिफिक स्टडी के लिए यूज किया जा रहा है देन ओके, ठीक है ना, लीगल परमिशन के साथ। लेकिन अगर इलीगली अबॉर्शन के केसेस के अंदर इस प्रकार किया जाता है कि अगर फीमेल सेक्स होता है तो उसको अबॉर्ट करवाया जाता है, तो वो इसी पर्टिकुलर प्रक्रिया के द्वारा, एमिनोसेंटेसिस की प्रक्रिया के द्वारा ही क्या किया जाता है, उसका पता लगाया जाता है, या फिर सोनोग्राफी वगैरह के द्वारा भी कुछ लोग इसका यूज करते हैं। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट अगला है एलेंटोइस। तो बेटा देखिए एलेंटोइस को अगर आप देखें तो ये भी एम्ब्रियो के नीचे जस्ट पाउच लाइक, स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। और एलेंटोइस को अगर अपन देखें तो इसकी जो इंटरनल इनसाइड वॉल जो है वो तो किसकी बनी हुई है, एंडोडर्म की, और बाहर वाली है वो किसकी बनी हुई है, मेसोडर्म की, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि एलेंटोइस का फंक्शन क्या है। तो एलेंटोइस का फंक्शन एक तो अम्बिलिकल कॉर्ड के बनने में ये योगदान दे रहा है, जो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी। दूसरा, एलेंटोइस के द्वारा अम्बिलिकल कॉर्ड से जाने वाला जो ब्लड है, उस ब्लड के लिए जो ब्लड सेल्स, या अपन ये कह सकते हैं कि आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरीज और वेन्स ब्लड के फ्लो होने के लिए जो चाहिए, उनकी फॉर्मेशन की जाती है। तो अम्बिलिकल आर्टरीज एंड अम्बिलिकल क्या, वेन्स। अम्बिलिकल शब्द का मतलब तो जान रहे हैं ना, अम्बिलिकल कॉर्ड, नाभि रज्जु, जो क्या कर रहा है वो, दैट इज ए कनेक्शन। अपन ये कह सकते हैं कि एक कैनाल है किसके बीच में, फिटस और मैटरनल टिश्यू के बीच में, ठीक है ना। तो वो जो, या अपन ये कह सकते हैं कि थ्रू दैट प्लेसेंटा इज मूविंग, उसी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ही। तो वो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज और वेन्स, उनको बनाने का काम करता है कौन, एलेंटोइस। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो कोरियोन है, क्योंकि कोरियोन ही मोस्टली क्या बना रही है, प्लेसेंटा बना रही है, ठीक है ना, फिटस की तरफ से। तो उस कोरियोन के को वेस्कुलराइज करने का काम कर रहा है कौन, एलेंटोइस। नेक्स्ट, कोरियोन द आउटर मोस्ट, जो ट्रोफोब्लास्ट और सोमेटोप्लूरिक मेसोडर्म जो है उसकी बनी हुई है, यानी कि मेसोडर्म और ट्रोफोब्लास्ट की बनी हुई है कौन, कोरियोनिक। लगभग कंप्लीट एम्ब्रियो को ये क्या करती है, कवर करने का काम करती है, ठीक है, यानी कि लगभग एम्ब्रियो को ये कवर कर रही है कोरियोनिक हिस्से को छोड़ करके, ठीक है ना। और इस कोरियोन के द्वारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया जा रहा है एम्ब्रियो को, ठीक है ना। दूसरा, ये मेटाबॉलिक एक्सचेंज किसके बीच में, मैटरनल टिश्यू और फिटस के बीच में मेटाबॉलिक एक्सचेंज के लिए जो प्लेसेंटा बनती है, उस प्लेसेंटा को बनाने के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन, कोरियोन, ठीक है ना। तो कोरियोन का योगदान है प्लेसेंटा के बनने में। यू हैव टू बी रिमेंबर दिस। इज दिस क्लियर? अब देखिए ये इस अवस्था में आते आते जो एंडोमेट्रियम है उसको पार कर चुके हैं कोरियोन, और ये मायोमेट्रियम वाले हिस्से के अंदर स्टेब्लिश हो चुके हैं, ठीक है ना। एंडोमेट्रियम जो है वो क्या हो चुकी है, कंप्लीटली मॉडिफाई हो चुकी है। और मॉडिफाइड एंडोमेट्रियम जो होती है उसको अपन क्या कहते हैं, डेसिडुआ। व्हाट वी कॉल दैट, डेसिडुआ। ये पहले भी अपने डिस्कशन हुआ था। मॉडिफाइड एंडोमेट्रियम आफ्टर इम्प्लांटेशन ऑफ, मॉडिफाइड कब है, इम्प्लांटेशन ऑफ, किसके इम्प्लांटेशन के बाद में बेटा, ब्लास्टोसिस्ट के इम्प्लांटेशन के बाद क्या कहलाती है, डेसिडुआ कहलाती है। उस डेसिडुआ को भी 3 पर्टिकुलर लेयर्स के अंदर अपन या पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होती है डेसिडुआ बेसिलस, जो यहाँ पे जस्ट इसके नीचे की ओर है, ठीक है ना। एक होती है डेसिडुआ कैप्सुलेरिस और एक होती है डेसिडुआ पेराइटेलिस, ठीक है ना। 3 पर्टिकुलर पार्ट्स में उसको अपन डिवाइड करते हैं। इज दिस क्लियर? तो यहाँ तक का अपना पार्ट जो है वो हुआ है, जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स वाला पार्ट अपना हुआ है। प्लेसेंटा जो है, ह्यूमन प्लेसेंटा या डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा, उनके बारे में अपन नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करेंगे। नोट्स बनाइए आप और इनको तैयार कीजिए।
इन क्वेश्चंस जहाँ जहाँ पे ये डायग्रामेटिक जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आप ध्यान में रखिए। अगर आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं और सीरियस नहीं हैं तो ये मान करके चलिए कि समय आपका इंतजार नहीं करेगा, ठीक है ना। जो काम जिस समय होने हैं वो होंगे, जो सीरियस हैं वो सफल हैं, और अगर जो सीरियस नहीं हैं वो अपनी ज़िंदगी को वैसे ही बिताने वाले हैं, यानी कि धीमे 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 धीमे, कि हमारा तो होता रहेगा अपने आप ही, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, देन यू हैव टू ऑल्सो डू द बेस्ट। और आप अपना काम जितना हो रहा है उतना ईमानदारी से कीजिए, जितना अच्छा कर सकते हैं उतना कीजिए। समय माफ़ नहीं करता है, समय बार बार मौका नहीं देता है। मैं कई बार कह चुका हूं कि दिस इज द पर्टिकुलर ईयर विच इज द गोल्डन चांस फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ द वर्ल्ड। द स्टूडेंट कहाँ पे वो किस तरीके से क्या तैयारी कर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो स्टूडेंट ऑनेस्ट कितना अपने काम के प्रति, ये इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज द मैक्सिमम रेस्पॉन्सिबिलिटी साल अगर किसी की है तो वो बच्चे की है कि वो कितना कर सकता है। ओके, तो आई एम होपफुल दैट यू ऑल आर डूइंग द बेस्ट। ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।